प्रिय छात्रों, हम लोग आज पुनः एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 5 क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जिस चीज़ का अध्ययन किया था वो था कि 1857 से पूर्व का विद्रोह। एक बड़ा टॉपिक था, इसलिए पार्ट वाइज करके हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा है कि वो सारे के सारे कंसेप्ट या तथ्य आपको याद हो गए होंगे। अब उसी से अगली कड़ी है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें भी लगभग 6-7 टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राफी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह का इतिहास लेखन। उसके बाद की कड़ी जो हमारी होगी वो होगा कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। उसके बाद हम लोग तीसरी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ विद्रोह फैला। उसके बाद अगली कड़ी में देखेंगे कि इस विद्रोह के बारे में इतिहासकारों ने क्या क्या राय की, स्वरूप के बारे में, नेचर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह का क्या परिणाम पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे। और अंत में हम लोग देखेंगे कि आखिर किन कारणों से विद्रोह ये असफल हुआ। तो ये 6 टॉपिक है जो 1857 के विद्रोह में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से एक अलग शीर्षक लेकर करके हम लोग इस विद्रोह का अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है छात्रों, हिस्टोग्राफी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह का इतिहास लेखन। तो जैसा कि हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी शब्द से जो है भिज्ञ नहीं है, उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितनी भी घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर लिखा गया, सबसे ज़्यादा रिसर्च किसी चीज़ पर हुआ है, या कह लीजिए जो टॉपिक ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, जिसको लेखकों ने ज़्यादा महत्व दिया, उस पर अनेक पुस्तकें लिखी, वो टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों के द्वारा जो लेखनी लिखी गई, जो फैक्ट्स सामने लाए गए, या दूसरे शब्दों में कहिए कि जो इतिहास लिखा गया, उसी को हम लोग इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी कहते हैं। तो 1857 के विद्रोह के इतिहास लेखन को जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जिन तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों के वर्गों के द्वारा इसे किस रूप में देखा गया, इस विद्रोह को, उनका नजरिया क्या था। घटना एक ही था, लेकिन उस घटना को देखने का नजरिया हर इतिहासकार का अलग अलग था। तो इतिहासकारों का जो अप्रोच था इसके प्रति, या जो दृष्टिकोण था, उसी दृष्टिकोण को हम लोग 1857 के विद्रोह का इतिहास लेखन के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसका एक छोटा सा इंट्रो हम लोग बनाते हैं और इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि क्या चीजें इसमें जाएंगी। इस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिक छावनी से विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, और लगभग 100 वर्ष, 1 वर्षों तक, लगभग इसलिए कह रहे हैं कि व्यापक पैमाने पे 1 वर्ष, और छिटपुट रूप से अगर देखा जाए तो 2-3 वर्ष तक यह विद्रोह चलता रहा। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं लगभग 1 वर्ष तक भारत के एक बड़े भाग को, संपूर्ण भारत को नहीं बल्कि भारत के एक बड़े भाग को
आक्रांत किए रहा। परंतु एक वर्ष के बाद इसे दबा दिया गया। इस विषय पर जो 1857 का विद्रोह का विषय है, सर्वाधिक इतिहास लिखा गया, या कह लीजिए सर्वाधिक इतिहास लेखन हुआ। और इस क्रम में कुल निम्न 3 प्रकार के विचार उभर करके सामने आए। निम्न 3 प्रकार का इतिहास लेखन हुआ। ठीक है, तो घटनाक्रम यह है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिक छावनी से वहां के भारतीय सैनिकों ने, जो 11वीं नेटिव घुड़सवार सेना के सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के क्रम में 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मेरठ से दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग दूरी जो है वो 50 किलोमीटर या 36 मील है। तो वो लोग शाम में उन लोगों ने विद्रोह किया था और रात भर चले। बीच रास्ता में आम नागरिक भी उन विद्रोही सैनिकों के साथ होती चली गई। और 11 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनको सबसे पहले सुबह सुबह दिखाई पड़ा चुंगी का दफ्तर, जहां टैक्स वसूल किया जाता था दिल्ली में इन करने पर। उस दफ्तर में आग लगा दी और सीधा वो लोग लाल किला बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए और उनको इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहने लगे। बहादुर शाह जफर जब तैयार नहीं हुए तो बंदूक के नोक पर उन्हें तैयार किया गया और इस प्रकार से दिल्ली पूरी तरीके से विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। धीरे धीरे यह विद्रोह अन्य क्षेत्रों में फैल गया। खासतौर से भारत का जो उत्तरी भाग था, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ज्यादा प्रभावित था। बंगाल में विद्रोह के असर बहुत कम थे। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सारा क्षेत्र शांत था। अंग्रेजों ने कुछ भारतीय शक्तियों के सहारा लेकर के ही इस विद्रोह को दबा दिया। तो ये जो घटना घटी, इस घटना में जो इतिहास लिखा गया उसमें कुछ इतिहासकारों ने इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। तो अगर सिर्फ सैनिक विद्रोह की संज्ञा हम देते हैं तो इससे जन सामान्य ने जो भाग लिया था उसकी उपेक्षा होती है। अगर सिर्फ सैनिक ही इस विद्रोह को करते तो फिर सैनिक विद्रोह इसे कहा जा सकता था। लेकिन हम लोग आगे ही क्लास में देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जन सामान्य ने भाग लिया था। तो फिर जब जन सामान्य ने इसमें भागीदारी अपनी निभाई तो इसे हम सैनिक विद्रोह कैसे कह सकते हैं इसे। और कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो कोई भी स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवादी विचारधारा के बिना नहीं लड़ा जा सकता है। और जिस समय यह विद्रोह हुआ था उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा का अभाव था। अगर कुछ तर्क के खातिर मान भी लें तो शैशवा अवस्था में था। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में
हम इसे स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कह सकते हैं। तो इसे सैनिक विद्रोह कहना इसकी व्यापकता को नकारना है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना इसको अधिक व्यापक महत्व देना है। तो दोनों विचारधारा अतिपूर्ण है, सीमा का उल्लंघन करने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक हम लोग सारे इतिहासकारों के दृष्टिकोण का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक 1857 के विद्रोह पर जो इतिहास लिखा गया या भविष्य में लिखा जाएगा उसके लिए मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि इतिहासकार तो बहुत सारे हैं जिन्होंने इस पर लिखा है, तो सभी इतिहासकारों का अलग अलग वर्णन करना सही नहीं होगा, बल्कि इतिहासकारों को वर्गों में संगठित करके इसका वर्गीय अध्ययन करेंगे तब हमको समझ में आएगा विचारधारा के आधार पर। तो ऐसे दृष्टिकोण से कुल 3 वर्ग हम लोग बनाएंगे। एक वर्ग इतिहासकारों का ऐसा होगा जो विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने लिखा, यानी आरंभिक इतिहास लेखन। दूसरा के विद्रोह के बाद भारतीयों ने नहीं लिखा, भारतीयों ने विद्रोह के कुछ दिन के बाद सिर्फ 2 नाम आते हैं, उन्होंने लिखा। तो आरंभिक के भारतीय इतिहास लेखन ये दूसरा वर्ग होगा हमारे इतिहास लेखन का 1857 के विद्रोह पर। और तीसरा कि वास्तव में सबसे ज्यादा इस पर लिखा गया तो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया। तो स्वतंत्रता के बाद का जो है 1857 के विद्रोह पर इतिहास लेखन, तो ये 3 वर्ग होगा। बात समझ में आ रही है? एक अगर आप ऐसे कह लीजिए कि इसको शुरू में 2 वर्ग बनाए हम लोग, एक स्वतंत्रता के पूर्व इतिहास लेखन, एक स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन। ठीक है, अगर पूर्व के इतिहास लेखन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ब्रिटिश इतिहास लेखन और भारतीय इतिहास लेखन में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से 2 हो गया, और तीसरा में स्वतंत्रता के बाद का इतिहास लेखन। ये इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में भी इसमें नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसको अभी भी बहुत सारे नए तथ्य उभर करके सामने आए हैं और जिसके आधार पर जो है इसके बारे में नई नई बातें कही जा रही है। तो जितना अभी तक का अध्ययन हो चुका है 1857 के विद्रोह पर इतिहास लिखने का, हम लोग आज के क्लास में उतना ही तक अपने आप को सीमित रखेंगे, क्योंकि हम लोग इतिहासकार नहीं हैं। जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको व्याख्या करना, उसको समझना हम लोगों का दायित्व है। तो यही चीज हम लोग आज के क्लास में करेंगे। क्लियर? तो इसको छात्रों ऐसे हेडिंग बनाते हैं कि नंबर 1 में आरंभिक ब्रिटिश इतिहास लेखन, यहाँ इतिहास लेखन का मतलब समझ रहा है ना? यस सर। 1857 के विद्रोह पर इतिहास लेखन। ठीक है, तो देखिए विद्रोह के फौरन बाद, ठीक है, यह कह लीजिए विद्रोह के बाद भारतीयों ने 1857 के विद्रोह पर इतिहास नहीं लिखा। ठीक है, अधिकांश जिन लोगों ने लिखा, या कह लीजिए कि अधिकांश इतिहास लेखन जो हुआ 1857 के विद्रोह पर, वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ। यह अंग्रेजों ने किया, और इस क्रम में
जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह के बारे में लिखा, उसमें जॉन के, एक दूसरा व्यक्ति थे मैलिसन, उसके बाद लॉरेंस और राइक्स होम, लॉरेंस और राइक्स होम। इनका जो विचार था इन्होंने क्या लिखा, तो कुछ प्रशासनिक और सैनिक त्रुटियों के कारण विद्रोह हुआ। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि जो आरंभिक इतिहास लेखन है उसमें क्या फैक्ट्स हम लोग को पढ़ना है, समझना है। अगर गौर से समझिएगा तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आप कोशिश यही कीजिए कि जब 1857 का विद्रोह हो गया, विद्रोह को दबा दिया गया, विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाया गया था 1859 तक, छिटपुट रूप से 59 तक चलता रहा। बिहार में ही आप देख लीजिए कि एक इसका बहुत विध्वंस रूप सिवान वगैरह में, पटना में, ये सब में देखने को मिला था, और गुप्त रूप से ये बहुत दिनों तक चलता रहा, छिटपुट रूप से। तो 1858 तक दबा दिया गया, लेकिन व्यापक पैमाने में पूरी शांति जो आई 59 तक आई। इसका वर्णन हम लोगों ने पहले कर दिया। तो 58 या 59 जो बोलिए, उसके बाद जो इतिहास लिखा गया 1857 पर, वो अधिकांशतः अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, भारतीयों के द्वारा इतिहास नहीं लिखा गया। भारतीयों के द्वारा इतिहास नहीं लिखे जाने के पीछे जो कारण उत्तरदायी था, सबसे पहला वो ये कि विद्रोही अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। इस डर से कि अगर सबूत छूट जाएगा तो बाद में जब विद्रोह असफल हो सकता है या हो जाएगा यदि, तो उन सबूतों के आधार पर हमें दंडित किया जाएगा। फिर अधिकांश विद्रोही अशिक्षित थे, इसलिए लेखन कला का इस विद्रोह के क्रम में उन लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो सबूतों को मिटाना चाहते थे, इसलिए भारतीय पक्ष की ओर से इतिहास लिखने के प्रयास जो है वो नहीं हुए। अगर लिखते इतिहास तो अंग्रेजों का शासन था और उन्हें इसके लिए उनके लेखनी को सबूत के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें कारावास दे दिया जाता, आजीवन कारावास दे दिया जाता, या उनको फांसी की सजा दे दी जाती। तो इस मूल कारण से भारतीय पक्ष के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद फौरन नहीं लिखा गया। अधिकांश किनके द्वारा लिखा गया, तो अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा। बात समझ में आई? अंग्रेज इतिहासकारों में 4 नाम आते हैं, जॉन के, मैलिसन, लॉरेंस और राइक्स होम। ये महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे हैं। इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी 1857 के विद्रोह पर, तो एक नैरेटिव के तहत लिखा, एक उद्देश्य के तहत लिखा, और वो उद्देश्य यह था इतिहास लिखने का कि वो उसमें ये बात साबित करें कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों में असंतोष के कारण नहीं हुआ। 1857 का विद्रोह का अर्थ यह नहीं था कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, बल्कि लिखने का उद्देश्य यह था कि यह साबित किया जाए कि कुछ थोड़ी बहुत, इतना विशाल भारत था, 100 वर्षों से शासन कर रहा था अंग्रेज, तो प्रशासन के दृष्टिकोण से
और सेना के दृष्टिकोण से कुछ त्रुटियां हो गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी। जैसे साहब के सैनिकों को जो है वो अच्छा वेतन नहीं हम दे रहे थे, सैनिकों को हम सुविधा नहीं दे रहे थे। तो इन सभी कारणों से उनके दिलों में असंतोष पनपा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और प्रशासन में कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त था, कुछ करप्शन था, जिसके शिकार जनता भी थी। तो जनता भी उसके कारण जो है सैनिकों के साथ हो गई, जिनको जिनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे। समुच्च रूप से ब्रिटिश शासन के प्रति यह विद्रोह नहीं था। तो यदि इन कमियों को हम दूर कर देंगे तो फिर ऐसा विद्रोह नहीं होगा। अर्थात आरंभिक ब्रिटिश इतिहास लेखन का उद्देश्य अंग्रेजों के सत्ता के औचित्य को प्रमाणित करना था, अंग्रेजों के सत्ता के लोकप्रियता को प्रमाणित करना था, और विद्रोह को एक एकांगी रूप दे करके इसका तिरस्कार करना था कि विद्रोही एक असंतुष्ट वर्ग था। और वह असंतुष्ट किस लिए था? तो सुविधाएं नहीं देने के कारण। वह असंतुष्ट किस लिए था? कि कर्मचारी के भ्रष्टाचार के कारण। तो इन सभी चीजों के लिए ब्रिटिश परम सत्ता, ब्रिटिश एब्सोल्यूट पावर या ब्रिटिश पारामाउंसी उत्तरदायी नहीं थी। ब्रिटिश पारामाउंसी, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता तो भारत में कल्याण करना चाहती थी, भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहती थी, भारतीयों को उच्चतर बनाना चाहती थी। तो कुछ लोग जो बीच में ब्रिटिश पारामाउंसी के खिलाफ काम कर रहे थे, उसके वजह से ये विद्रोह हुआ और उनको हम लोग दबा देंगे, समाप्त कर देंगे या इरिडिकेट कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीयों को कोई शिकायत नहीं होगी कालांतर में, और फिर इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर विद्रोह नहीं होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिस्टोग्राफी का, इतिहास लेखन का या कोई लेखनी का किसी देश के शासन व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसी इतिहास लेखन का परिणाम था कि फिर आगे अंग्रेज 100 वर्षों तक शासन करते रहे। अगर उसी समय वास्तविक इतिहास लेखन जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, अगर वो उभर करके सामने आता तो क्या अंग्रेज 100 वर्षों तक शासन कर पाते? नहीं कर पाते। तो लेखनी का क्या महत्व होता है? वो किसी को सुला भी देता है और सोए हुए को जगा भी देता है। तो इस तरीके से संक्षेप में कह सकते हैं हम कि आरंभिक जो इतिहास लेखन था, वो जो भारतीयों में आग लगी थी उसको बहुत अच्छे ढंग से बुझाने का काम किया, और भारत पुनः इस इतिहास लेखन की मानसिकता से जो है 100 वर्षों तक और गुलाम हो गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा शेडिंग बनाते हैं, वो ये कि आरंभिक भारतीय इतिहास लेखन। तो स्वतंत्रता से पूर्व सिर्फ 2 भारतीय थे केवल 2 भारतीयों ने इतिहास लेखन किया 1857 के विद्रोह पर। ठीक है? इसमें से पहला नाम जो है वो सर सैयद अहमद खां का है। किसका है? सर सैयद अहमद खां।
और दूसरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। विनायक दामोदर सावरकर। दोनों ने पुस्तकें लिखी। सर सैयद अहमद खान ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था द काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी असबाबे बगावत हिंद। असबाबे बगावत हिंद। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम में दे देगा, इंग्लिश वाला नहीं दे करके हिंदी वाला। और विनायक दामोदर सावरकर ने जो लिखा वो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। ये किताब जो लिखी गई वो 1859 में, और ये किताब जो लिखी गई वो 1909 में। इसमें जो कोशिश किया गया वो ये कि मुसलमानों को निर्दोष साबित किया गया। और इस पुस्तक में इस संघर्ष को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्रम में आपको जो बात पढ़नी है या समझनी है कि जैसा कि अभी पहले शीर्षक के अधीन हमने कहा कि भारतीयों ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। साथ ही साथ अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल हो गए थे। यदि वो लिखते तो उनके पुस्तक के आधार पे उन्हें मृत्यु दंड या जीवन कारावास या अन्य कोई दंड दे करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता, उनकी संपत्ति छीनकर प्रताड़ित किया जाता। इसलिए भारतीयों ने नहीं लिखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीयों में से किसी ने नहीं लिखा, बल्कि दो नाम उभर करके सामने आता है। आज़ादी के पहले और 1857 के विद्रोह के बीच का जो पीरियड है ब्रिटिश शासन का, उसमें 1857 के विद्रोह पर लिखने वालों में दो नाम आता है। एक सर सैयद अहमद खां का और दूसरा विनायक दामोदर सावरकर का, वीडी सावरकर का। और दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। इसलिए हम लोग को जानना अति आवश्यक है कि दोनों का क्या उद्देश्य था। जहां तक सर सैयद अहमद खां का प्रश्न है तो विद्रोह के फौरन बाद लिखने वालों में से ये थे। यानी 1859 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका उर्दू वर्जन भी था असबाबे बगावत हिंद। असबाब माने कारण होता है, बगावत माने विद्रोह होता है, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो सर सैयद अहमद खां का जो व्यक्तित्व है पहले उसको देखेंगे तब उनका दृष्टिकोण समझ में आएगा। सर सैयद अहमद खां वो व्यक्ति थे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। ये एक प्रकार का जज का पद था, निम्न वर्ग के जज का पद था, सब कह समझ जाइए। तो उस पद पर ये आसीन थे बिजनौर में। और इनका जो व्यक्तिगत उद्देश्य था कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहिए, खास तौर से मुसलमानों को बगावत नहीं करना चाहिए।
अंग्रेज अच्छे लोग हैं और उनके साथ रह करके ही हम विकास कर सकते हैं। तो जब विद्रोह हुआ तो अपने इलाका में सर सैयद अहमद खान ने विद्रोहियों को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की। क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो मानसिकता थी उस मानसिकता को परिवर्तित करने का काम किया। कहने का मतलब यह है कि 1857 के विरुद्ध उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने किया, बल्कि उस समय भारत का जितना नोबल क्लास था, जमींदार वर्ग था, अधिकांश लोग, कुछ जमींदारों को छोड़कर करके बाकी अधिकांश लोग जो थे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सिर्फ सर सैयद ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनका हित जो था वो जुड़ा हुआ था अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने जिस प्रकार के भूराजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की बुनियाद डाली थी, उसमें एक बड़ा भारतीय समर्थक वर्ग पैदा हो गया था उनके, जिनका यह आकांक्षा था कि ये रहेंगे तभी हमारी आकांक्षाएं पूरी होंगी, ये चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमको होगा। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, एक सर सैयद अहमद खान भी थे। तो इसलिए जो है वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी थे। तो जब विद्रोह समाप्त हो गया तो इन्होंने प्रयास करना यह शुरू किया कि ये अंग्रेजों को यह समझाने में सफल हों कि इस विद्रोह में अंग्रेज मुसलमान अंग्रेजों के साथ थे। पूरी तरीके से राष्ट्रभक्त और ब्रिटिश भक्त थे यहाँ के मुसलमान। कुछ थोड़े बहुत मुसलमान थे जिनको समझ नहीं थे, वो विद्रोहियों के साथ हो गए थे। बाकी मुसलमानों का बड़ा वर्ग जो था वो विद्रोहियों के साथ नहीं था, अंग्रेजों के साथ था। तो इस बात को साबित करने के लिए जो उनकी ये विचारधारा थी, ताकि मुसलमान कोप का भाजन नहीं बने अंग्रेजों का, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी, असबाब बगावत हिंद को, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को। और उसके बाद पूरे संपूर्ण जीवन में वो ब्रिटिश समर्थक बने रहे। तो कहने का मतलब यह है कि सर सैयद अहमद खान ने जो किताब लिखी, वो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह था कि मुसलमानों की निर्दोषिता या निष्पक्षता 1857 के विद्रोह में साबित करना। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखना नहीं था। क्लियर? समझ में बात आई? अब आइए, दूसरा नाम विनायक चाय नहीं पी के आते हैं वो, इसीलिए तो अब चाय पीने की आदत डाल लीजिए। तो दूसरा जो नाम है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। क्लियर? देखिए, वीडी सावरकर का जो वर्तमान व्यक्तित्व है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड हो गया है। और डिस्प्यूटेड होने के पीछे कॉज क्या है कि इनको जब जेल हुआ तो इन्होंने माफी मांग ली, जबकि अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फांसी के फंदे को तो चूम लिया लेकिन माफी नहीं मांगी। अन्य जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक अलग क्लासी है वो उसका, उन्होंने अपने घरों के मजबूरियों के बावजूद भी रिहाई नहीं चाहिए। किसी की बीवी मर गई लेकिन जेल से छूट करके अंतिम संस्कार में नहीं आया। किसी के बच्चे मर गए लेकिन जेल से छोड़ने का निवेदन नहीं किया। तो क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए एक स्टैंडर्ड स्थापित किया था, एक प्रतिमान स्थापित किया था। उस प्रतिमान और स्टैंडर्ड के खिलाफ काम किया विनायक दामोदर सावरकर ने 1924 ईस्वी में। लेकिन इतिहास का अध्ययन ऐसे नहीं होता है। इतिहास में यह खास तौर से स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन ऐसे नहीं होता है। स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारे देश में चला, वो विचारधारा के हिसाब से प्रत्येक प्रकार के विचारधारा के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सबकी आकांक्षाएं अलग अलग थी, आप समझने का प्रयास कीजिए। सभी लोगों के स्वतंत्रता के उद्देश्य एक नहीं थे। जमींदार वर्ग ने भी भाग लिया स्वतंत्रता आंदोलन में,
उनकी आकांक्षा क्या थी कि जमींदारी समाप्त न हुआ देश के आजाद होने के बाद। मजदूर वर्ग ने भी भाग लिया। उनकी आकांक्षा उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या था कि देश आजाद हो तो हमें अच्छी मजदूरी मिले। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता में भाग लिया। उनकी आकांक्षा क्या था कि देश स्वतंत्र होगा तो हमें पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा। उनके लिए यह स्वतंत्रता का मीनिंग था। हम ये 2-3 एग्जाम्पल देके ये चीज साबित करना चाह रहे हैं कि हर वर्ग के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग होता है। देश की आजादी का एक पक्ष तो यह है कि अंग्रेज चले गए, यह जो कब्जा करने वाली सत्ता है उसका समापन हो गया। अब देश के लोगों के द्वारा शासित होने के लिए दे दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता का ये जो पहुंच है यहां तक, यह स्वतंत्रता का यहां तक का जो दर्शन होता है कि हड़प वाले सत्ता, विदेशी सत्ता का अंत, यह स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य यह होता है कि जिन वर्गों ने इसमें भाग लिया उन वर्गों के लिए स्वतंत्रता के जो अर्थ थे उसकी पूर्ति होना। इसलिए कहा जाता है कि भारत अभी भी राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना इसको भी बाकी है। और ये बात लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान सभा में ये बात कही थी। तो हम उसी दृष्टिकोण से विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व को देखेंगे। विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष को नहीं देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे सकारात्मक काम भी किए। तो इतिहास के अध्येता के अनुसार देश के एकता और अखंडता के लिए यह अनिवार्य है कि इतिहास का दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक हो। आप भी हैं, हम भी हैं, व्यक्ति हैं, इस व्यक्तित्व में नकारात्मक आ सकती है। बहुत अच्छे देखने में आप लग रहे हैं, रात के अंधेरे में आपके नियत चेंज भी होते होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है आपके व्यक्तित्व का। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट को उजागर करे, हाईलाइट करे, उसको और आगे बढ़ाए। तो एक इतिहासकार का ये कर्तव्य बनता है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अच्छे चीजों को आगे बढ़ाए। तो विनायक दामोदर सावरकर का एक अच्छा पक्ष भी था कि जहां सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, वहां विनायक दामोदर सावरकर दिलेरी के साथ ये कह रहे थे कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यानी राष्ट्रवादी भावना को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले व्यक्त किया वो व्यक्तित्व था विनायक दामोदर सावरकर। और घटनाओं के आधार पर अपनी पुस्तक में इस बात को प्रमाणित किया। यह पुस्तक उन्होंने भारत में नहीं लिखा था, यह पुस्तक उन्होंने जर्मनी में लिखा था। और जर्मनी से पूरा पढ़िएगा इस पुस्तक को तो आने की प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी कि किस ढंग से जहाज में एक मुसलमान के जरिया जो है छुपा करके इसको भारत में हस्तलिखित एक चीज भेजी गई थी। अभी भारत में कैसे चुपके चुपके इसका प्रिंटिंग हुआ और जैसे ही बाजार में आया वैसे इस पर बैन लग गया 1909 में। और उसी के बाद विनायक दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी होती है 1909 के बाद। तो ये देश हित में निष्पक्ष रूप से उनका ये काम बहुत बड़ा है, नहीं बड़ा है। बाद में चल के उनकी विचारधारा में परिवर्तन होता है, वो एक अलग तथ्य है, वो एक अलग फैक्ट है। मेरा अपना जाति विश्वास है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के सकारात्मक पक्षों को देखा जाए, नकारात्मक पक्षों पर ज्यादा रोशनी ना डाली जाए तो ज्यादा अच्छा है। यह देश हित में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित में काफी महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे कपड़े पहना करके बैठाया जाए तो ना आकर्षण पैदा होगा, कि आपको नंगे अगर बैठाया जाए क्लास में तो आपकी विद्रूपता सामने आएगी। तो व्यक्तित्व का नंगापन इतिहासकार का जिम्मेदारी नहीं है।
व्यक्तित्व को अच्छा लिबास पहना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये सही अच्छा इतिहास लेखन है। तो हम समझते हैं छात्रों कि इस टॉपिक को, यानी आरंभिक भारतीय इतिहास लेखन को हम अच्छे ढंग से आपको समझाने में सफल रहे। अब देखिए तीसरा जो वर्ग है, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन। तीसरा क्या है? स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन। जी, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन। ठीक है ना? सब बातें समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि याद होता हुआ चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं। नाम वगैरह देख लीजिएगा तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कल होमवर्क करके दिखला दीजिएगा तो पूरे जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। तो पढ़ने का यही तरीका है ना? देखिए साहब, इसमें हमें जो बताना है आपको कि अधिकांश जो इतिहास लेखन हुआ, अधिकांश जो इतिहास लेखन हुआ 1857 के विद्रोह पर, वो इतिहास लेखन स्वतंत्रता के बाद हुआ, स्वतंत्रता के पहले नहीं हुआ। जो हमने शुरू में आपको कहा था कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सभी घटनाओं में सबसे ज्यादा जिन घटनाओं पर इतिहास लिखा गया वो घटना है 1857 का विद्रोह। तो सबसे ज्यादा जो लिखा गया वो स्वतंत्रता से पहले नहीं लिखा गया। स्वतंत्रता से पहले जो भी लिखा गया वो अब तक हम आपको बता चुके। अधिकांश जो लिखा गया वो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, और आज भी सर्वाधिक रिसर्च हो रहा है तो इसी टॉपिक पर हो रहा है। और इसके पीछे कॉज क्या है कि जो रिसर्च करता है, जो अनुसंधान करता है, उसके लिए सोर्स की जरूरत होती है। तो अंग्रेजों ने सोर्स बहुत ज्यादा उपलब्ध करा के गए हैं यहां से। 1897 ईस्वी में उन्होंने आर्काइव, अभिलेखागार की नींव डाली। अभिलेखागार को इंग्लिश में आर्काइव बोलते हैं। तो दिल्ली में नेशनल आर्काइव है, फिर हर राज्य के राजधानी में उन्होंने आर्काइव बनाया, अभिलेखागार बनाया। जैसे पटना में बेली रोड में, हर डिस्ट्रिक्ट में अभिलेखागार बनाया। ऐसे गया में एसपी ऑफिस के बगल में है अभिलेखागार। सब बताते चल रहा है। और जब से उन्होंने शासन करना शुरू किया, यानी कह लीजिए 1757 तक, तो कागज में जो चीज भी लिखी गई उन सबों को 1897 में लाके रख दिया। जो राष्ट्रीय महत्व का था उसको दिल्ली में रखा, जो राज्य महत्व का कागजात थे उसको राज्य की राजधानी में रखवाया, और जो जिला स्तर का महत्व का कागजात था वो जो है वो जिलों में रखवाया। बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ है कि उस समय के घटनाओं का कागजी सबूत अंग्रेज छोड़ कर गए। तो इसलिए कोई रिसर्च करना चाहता है तो इन आर्काइवों में 1857 के विद्रोह पर सिर्फ उसको जाकर पढ़ना है और पढ़कर उसको नए दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करना है। तो उसके लिए प्रचुर मात्रा में स्रोत सामग्री, रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। इस वजह से सबसे ज्यादा रिसर्च जो हुए हैं वो इसमें हुए हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद अधिकांश इतिहास लेखन जो इस पर हुआ, तो वो उसकी शुरुआत होती है 1957 में। कब? 1957 में। 1957 में हुआ क्या कि देश तो आजाद था ही, प्लस 1857 के विद्रोह की, 1857 के विद्रोह की
जयंती मनाई जा रही है। और इस अवसर पर, इस जयंती के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा 1857 के विद्रोह पर इतिहास लेखन का दायित्व सौंपा गया कि अभी तक इस पर बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। तो अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने लिखा वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह को अपने दृष्टि, आपका मोबाइल, 1857 के विद्रोह को अपने दृष्टिकोण से देखा। तो साहब हम लोग अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं। इसमें दो नाम याद रखिए, ऑब्जेक्टिवली भी इंपॉर्टेंट है ये दो नाम, और सब्जेक्टिव में तो है ही है, आपको लिखेंगे तब मार्क्स मिलेगा। उसमें ये दायित्व जो सौंपा सबसे पहले, वो रमेश चंद्र मजुमदार को, आरसी मजुमदार को। किनको? आरसी मजुमदार। अब इनको सौंपा तो इनको सरकार से अनबन हो गई। सरकार ने कहा कि इस ढंग से इतिहास लिखिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस ढंग से इतिहास नहीं लिखेंगे। तो इन्होंने उस काम को छोड़ दिया कि नहीं, हम नहीं लिखेंगे आपके मुताबिक। तब ये दायित्व सौंपा गया सुरेंद्र नाथ सेन को। किसको सौंपा गया? सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र हो गए इस दायित्व से, और ये सरकारी इतिहासकार हो गए। सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, सरकारी इतिहासकार। ठीक है, तो ये दायित्व किसको सौंपा गया? सुरेंद्र नाथ। तो दायित्व सौंपा गया था आरसी मजुमदार को। सरकारी नीतियों से अनबन होने के कारण उन्होंने दायित्व निर्वहन करने से इनकार कर दिया। तब जो है वो ये दायित्व सौंपा गया सुरेंद्रनाथ सेन को, और उन्होंने सरकार के नीतियों के तहत जो है इतिहास लिखा। अब क्या लिखा वो देखिए। तो जो आरसी मजुमदार ने जो लिखा वो द सिपाही म्यूनिटी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, द सिपाही म्यूनिटी पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, मटेरियल्स में होगा। और इन्होंने जो लिखा वो 1857 नाम ही रखा, 1857 है ना। ये जो सिपाही म्यूनिटी लिखा सुरेंद्रनाथ सेन ने, इसमें कुछ घटनाओं को लिखा गया, संपूर्ण इतिहास नहीं है। क्या? कुछ घटनाओं को लिखा गया है। लेकिन सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखा, इसमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया। संतुलित दृष्टिकोण का अर्थ क्या हुआ कि जो शुरू में हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था कि इसे केवल सिपाही विद्रोह करके इसके व्यापकता को नहीं नकारा जा सकता है, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह करके इसमें राष्ट्रवादी भावना के
का जो अभाव था उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस दृष्टिकोण का इन्होंने पालन किया और उस ढंग से इतिहास लिखा, यानी एक संतुलित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से या विचारधारा के हिसाब से बहुत सारे लोग सामने आए और उन सबों का अध्ययन करना होगा हम लोगों को। उसमें अगला नाम जो है वो है शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज। हम यहां पर सिर्फ सिविल रिबेलियन लिख दे रहे हैं, बाकी जो मटेरियल देंगे आपको उसमें आप लोग अपना नाम पूरा कीजिएगा। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटी में इन्होंने जो दृष्टिकोण किया उसमें पहली बार इन्होंने इसे जन आंदोलन कहा। क्या कहा? जन आंदोलन। क्लियर? उसके अगला नाम जो आता है वो पीसी जोशी का। पीसी जोशी का इन्होंने जो किताब लिखा रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857, और इसमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया, यानी मार्क्सिस्ट राइटर थे ये। ठीक है? तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद ये चंद नाम आते हैं, यानी 1957 से 1970 तक ये सब पुस्तकें लिखी गई। 70 का दशक जब आया, अब चूंकि बोर्ड में जगह कम है इसलिए आगे वाली बात आप सुन लीजिए, जो मटेरियल्स देंगे उसमें पूरी बात आपको लिखी हुई मिलेगी, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो 70 के बाद एक नया दृष्टिकोण आया कि 3 तरह का दृष्टिकोण उभरा, एक भारतीयों का, एक पाकिस्तानियों का और एक ब्रिटिशों का। तो इसको भी आप जान लीजिए। भारतीयों का दृष्टिकोण के इसे एक जन आंदोलन साबित करने की कोशिश करना, प्रथा स्वतंत्रता संग्राम साबित करने की कोशिश करना हो गया। पाकिस्तानी इतिहासकारों का दृष्टिकोण हो गया कि इसमें मुसलमानों की ज्यादा भागीदारी साबित करना, कि अगर मुसलमान नहीं होते तो 1857 का विद्रोह ही नहीं होता। और इस लोकतांत्रिक युग होने के बावजूद भी अंग्रेजों का वर्तमान वर्ग जो ये चाह रहा 70 के बाद कि इसमें विद्रोह को दबाने में जो ब्रिटिश शासन की कुशलता सामने आई, उस कुशलता को उजागर करना। तो ऐसे हालात में इसको फिर एक नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और उसमें सबल्टर्न इतिहास के इतिहासकारों का योगदान अब काफी ज्यादा है। सबल्टर्न के बारे में हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि ये घटनाओं का स्थानीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, संक्षेप में आम जनता के अध्ययन का हिमायती रहता है। कि किसी घटना को घटित होने में आम जनता की क्या भूमिका थी, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े राजाओं का ये वर्णन नहीं करता सबल्टर्न, बल्कि क्षेत्रीय आधार पर, स्थानीय आधार पर घटनाओं को अध्ययन करने की परिपाटी का नींव डाला है सबल्टर्न इतिहासकारों ने। तो अब 80 के बाद सबल्टर्न इतिहासकारों का दौर जब आया तो उन लोगों ने यह साबित किया कि 1857 के विद्रोह पर जो ये इल्जाम लगता है कि सिर्फ असंतुष्ट जमींदारों के द्वारा किया गया, अपदस्थ शासकों के द्वारा किया गया, तो ये पूरा गलत है। बल्कि ये निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ था। और अभी अभी हमने कहा आपको कि अंग्रेज बहुत सबूत छोड़कर गए हैं
तो डिस्ट्रिक्ट आर्काइव का जब खंगालना शुरू किया सबाल्टर्न इतिहासकारों ने, तो पता चला छात्रों कि मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, दिल्ली, इसके जो आसपास के देहात थे, उन सभी देहातों में विद्रोह फैला हुआ था। और विद्रोह सिर्फ मध्यम वर्गीय ही नहीं था, बल्कि विद्रोह में जन सामान भाग ले रहे थे। और उसका बजाते तौर पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बड़ौत तहसील एक है, वहां का जमींदार शाहमल था। नेतृत्व तो विद्रोह का उसने किया, विद्रोह की आग बड़ौत तहसील में उसने लगाई, लेकिन बड़ौत तहसील के सारे जनता ने उसका साथ दिया। इसका मतलब ये एक जन विद्रोह था। इसी प्रकार मथुरा का खुदकास्ट किसान देवी सिंह ने मथुरा के क्षेत्र में विद्रोह किया। इसी प्रकार से छोटानागपुर का एक आदिवासी नेता था जिसका नाम था गोनू, उसने छोटानागपुर के क्षेत्र में विद्रोह किया। ये सभी खोज कर लाए हैं सबाल्टर्न इतिहासकार। इसके बाद मेरठ में कदम सिंह उभर करके सामने आए और कदम सिंह ने वहां विद्रोह किया। संभलपुर में सुरेंद्र साई उभर करके सामने आए, उन्होंने वहां विद्रोह किया। हरियाणा में राव तुलाराम उभर करके सामने आए, वहां राव तुलाराम ने विद्रोह किया। असम में कंदर पेशवर सिंह और मणिलाल दत्ता उभर करके सामने आए, वहां उन्होंने विद्रोह किया। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह जो वहां के राजा थे, उन्होंने विद्रोह किया, जनता ने साथ दिया। कोटा में जयदयाल और हरदयाल दो भाई थे, उन्होंने विद्रोह किया। गोरखपुर में गजाधर सिंह का नाम आता है विद्रोहियों में। पटना में पीर अली जो एक किताब विक्रेता थे, उन्होंने विद्रोह किया और बदले में उनको पेड़ पर उनकी लाशों को टांग दिया गया, उनके किताबों को दुकान पर को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में वारिस अली ने किया, गया में अली करीम ने किया। तो इस तरीके से विद्रोह के क्षेत्रीय नेतृत्व भी उभर करके सामने आए। और अभी के समय में हम कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें वास्तव में राष्ट्रवादी भावना पाई जा रही थी और वो एक जन विद्रोह था, बल्कि हम कह सकते हैं कि महाविद्रोह था। तो इस तरीके से इतिहास लेखन का छात्रों ये क्लास कंप्लीट हुआ। हम समझते हैं कि हम 1857 के इतिहास लेखन को समझाने में पूरी तरीके से सफल रहे।